ओके गाइस, आज तुम लोग बहुत खुश लग रहे हो। कम टू पेज नंबर 8.2, तुम्हारा मूड बदल जाए उससे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। पीक अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है? एक्सपांशन के बारे में पढ़ा है। एक्सपांशन जब एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा ना, जहां पे तुम्हारी ग्रोथ रेट 0 हो जाएगा, वो पीक पॉइंट है। और पीक के बाद क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन में क्या ग्रोथ नेगेटिव होती है? जरूरी नहीं है, ग्रोथ कम होना चालू हो जाएगी और एक लेवल के बाद नेगेटिव होना भी चालू हो जाएगी। जैसे कि मैंने बिजनेस साइकिल तुमको बना के बताई थी। अरे हाँ रे, तो ये पीक है। पीक के बाद यहां पे ग्रोथ, तुम्हारी ग्रोथ रेट स्लो हो जाएगा। नेगेटिव नहीं हुआ, नेगेटिव ये पॉइंट के बाद है। यानी कि कॉन्ट्रैक्शनरी फेज में ग्रोथ जरूरी नहीं है कि नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है ना मन? चलो आगे बढ़ते हैं। अब पीक बोले तो हाईएस्ट पॉइंट, जैसा माउंट एवरेस्ट की पीक रहती है, क्या नाम है उसका? माउंट एवरेस्ट का जो एकदम टॉप वाला पार्ट है उसका क्या नाम है? K2। कंचनजंगा नहीं होगा, K2। हाँ, K2 का फुल फॉर्म है, ऐसा है। मेरे को तो कंचनजंगा जंगल लगता था वो। ठीक है, ए उसको मत समझा, तेरे कॉन्सेप्ट घूम जाएंगे। देखते को फिर भी समझने की कोशिश कर। हाँ ना, चलो। The term peak refers to the top or highest point of the business cycle. Underline the word top or highest point. Top or highest point. In the later stage of expansion, the inputs are difficult to find as they are short of demand and therefore the input price rises. क्या बोल रहे हैं ये? एक लेवल आ जाता है जहां पे 100% एम्प्लॉयमेंट हो जाती है। तुम सब लोग एम्प्लॉयड हो और मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मुझे काम करवा के लेना है तुमसे। कैसे करवाऊंगा? लेट से तुम कोई ना कोई कंपनी में छोटा मोटा बड़ा काम करते हो और मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं चाहता हूं मेरी कंपनी में और लोग काम करे, लेकिन सिंस देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट, कोई वेला इंसान नहीं बैठा है नमन, कोई इंसान खाली नहीं बैठा है, हर एक के पास जॉब है। अब ऐसे टाइम पे अगर मेरे को प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्या करना पड़ेगा? हाँ, रिसोर्स चाहिए, यानी कि मैन पावर चाहिए। क्या करना पड़ेगा लुच्ची? लुच्चापन से नहीं होता, बोलो बोलो। युक्ता, टेक्नोलॉजी, रिसोर्स, मैन पावर तो चाहिए। पॉपुलेशन खत्म हो गई ना, और पैदा नहीं हो सकते तुरंत। 20 साल मिनिमम 20 साल के बच्चे चाहिए, तो तुम बोलोगे ओके हम प्रोड्यूस करके देंगे। नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट पॉसिबल नमन, रुशान, पॉसिबल नहीं है वो। हाँ, क्या करोगी? कोई समझदार इंसान से पूछा जाए। सत्वा, ए समझदार बोला है ना वो समझदार। हाँ सत्वा, क्या करेगा? हाँ, एम्प्लॉय खत्म हो गए। हाँ, क्या करेंगे? हाँ, वो खत्म हो गए। मैंने बोला क्या, तेरे को बोला एम्प्लॉय दे, तो तूने बोला बच्चा पैदा करके देते, तो एम्प्लॉय सारे खत्म हो गए। तो लेकिन उसको भी 20 साल लगेंगे बड़ा होने में, तो मेरे को बड़े लोग चाहिए। क्या करना पड़ेगा? सोनाक्षी, नहीं, आज इंसान चाहिए मेरे को। हाँ, कॉस्ट क्या कॉस्ट के बढ़ा के? क्या क्या सैलरी बढ़ा के? एग्जैक्टली। तुम्हारे इसमें से देखो, ये लुच्ची है, ठीक है, ये अभी काम किसके पास करती है? नमन की फैक्ट्री में काम करती है, ठीक है। ये देता है इसको 150 रुपए दिन के हिसाब से। मैंने बोला तेरे को 3000 रुपए सैलरी देता हूं पर डे के हिसाब से, 90,000 रुपए महीना, वो तुरंत जॉब शिफ्ट करके आ जाएगी। लेकिन अगर वो जॉब शिफ्टिंग की डिमांड करेगी, मुझको देखो रिक्वायरमेंट है, जॉब शिफ्टिंग की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वो ज्यादा वेजेस मांगेगी। ज्यादा वेजेस मांगे तो मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर दूंगा, जिससे फैक्टर प्राइस बढ़ जाएगा और मटेरियल महंगा होना चालू हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से एक बार फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो गया ना, तो लेबर के पास ऑलरेडी काम है, अगर उसको अपने पास पुल करना है ना मुझे, तो रेट बढ़ाना पड़ेगा उसका। मेरे को जो फैक्टर प्राइस है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, और फैक्टर प्राइस जैसे इंक्रीज किया, कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा और महंगाई आ जाएगी। देखो वहां पे वही बोला,
In the later stage of expansion, inputs are difficult to find. Inputs यानी कि यहाँ पे लेबर की भी बात कर रहे हैं, लेबर की भी बात कर रहे हैं. Inputs are difficult to find as they are short of their demand and therefore input price rises. Output price also rises, leading to increase in the cost of living and greater strain on fixed income earner. For example, नमन के पास एसी का शॉप है ना, एसी का शॉप है ना तुम्हारा, अभी तुम्हें लेबर नहीं मिल रही है और तू कितने एसी बिठा लेगा? चल देख, मालिक करता है काम, ऐसा नहीं कि मालिक काम नहीं करता है. कितने एसी बिठा लेगा? चल बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, 2-3 बिठा लेगा एक दिन में, उससे ज्यादा तो नहीं बिठा पाएगा. डिमांड आ रही है 20-30 एसी पर डे की, तो ऐसे टाइम पे तेरे को चाहिए रहेगा लेबर. लेबर कहां से लाएगा? नहीं मिल रहा है. फिर तू बोलेगा रुशान आजा एसी फिट कर, तू युक्ता को बोलेगा एसी फिट कर, तू रुचा को बोलेगा एसी फिट कर. पर ये ऑलरेडी कई काम करते हैं. तुझे तो तेरा प्रोडक्ट सेल करना है, तो तू क्या करेगा? इनको ज्यादा पैसे देगा. एग्जैक्टली. और तू कस्टमर को लूटेगा. अक्षत समझ तेरा कस्टमर है, एसी था 20,000 का, इंस्टॉलेशन के ये पर एसी इंस्टॉलेशन के 3,000 मांग रहे, तो अब तू 3,000 रुपए ऐड करके 23,000 में अपना आउटपुट सेल करेगा, जो पहले कम रेट में हो जाता था. एसी इंस्टॉलेशन का कितना लगता है मालूम? क्या कितना लगता है नमन? हाँ, तेरे घर का बिजनेस है, शॉप पे नहीं बैठता, क्यों? मालूम क्या कितना मिलता? 2-2,500 लेते हैं यार आज के टाइम पे. और रेट जितना बढ़ता जाता है, तुम्हारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जितना कॉम्प्लिकेटेड रहा ना, उतना ज्यादा खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि वो कॉपर वायर वगैरह डालना रहता है. चलो मटेरियल कॉस्ट को एक्सक्लूड कर दो तो कम से कम 1 से 1,500 रुपए लेते हैं एसी इंस्टॉलेशन के. अच्छा बिजनेस है, चाहे तो तुम लोग ट्राई कर सकते हो. दिन में एक एसी बिठा दिया, सुबह 2-3 घंटे में, फिर पढ़ाई के पे आ जाया करो. हाँ. आउटपुट प्राइस ऑल्सो राइजेस रैपिडली, लीडिंग टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग. नहीं, मैंने एसी नहीं बिठाए हैं, मैंने एसी बिठवाए हैं घर में 5-6, बड़ा घर है मेरा. आउटपुट प्राइस ऑल्सो है, इट्स मेंशन, बहुत बड़ा है. हाँ रिचर, अब तो सब टीचर्स ने बोलना चालू कर दिया ना रिचेस्ट, अब क्या बोलना सकते हैं. Output price also rises rapidly, leading to increase in the cost of living and greater strain on fixed income earner. Consumer begin to review their consumption expenditure on housing, durable goods, etc. यानी कि अब इनकी इनकम तो फिक्स है और प्राइसेस बढ़ते जा रहे कमोडिटी के, तो ऐसे टाइम वो क्या करते हैं? वो जो ड्यूरेबल गुड्स की परचेसेस है ना, उसको रोकना चालू करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं पर इनकम बढ़ नहीं रही है. ऐसे समय क्या करेगा बंदा? ऐसे समय बंदा सोचेगा कि कार बाद में ले लेंगे, घर बाद में ले लेंगे, ड्यूरेबल गुड्स बाद में ले लेंगे. इन शॉर्ट यहाँ पे अपनी फ्यूचर परचेस का रिव्यू करना चालू कर देगा. क्यों फ्यूचर परचेस का रिव्यू कर रहा है? क्योंकि उसको मालूम है आगे जाके कॉन्ट्रैक्शनरी फेज आने वाला है, और कॉन्ट्रैक्शनरी फेज में इनकम पड़ेगी इनसफिशिएंट. कार तो खरीद ली अभी, लेकिन ईएमआई भरने के भी पैसे नहीं रहेंगे, तो क्या करता है? अपने आगे के कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ध्यान देना चालू करता है. समझ में आया? एक्चुअल डिमांड स्टैग्नेट्स, यानी कि डिमांड अब रुकना चालू हो जाती है. डिमांड अब रुकेगी. अब डिमांड कैसे रुकेगी? सुनो, हार्डली कुछ लोग थे जो जॉब शिफ्ट कर पाए. जैसे ही उन लोगों ने जॉब शिफ्ट किया, जैसे अपन ने एसी का एग्जांपल लिया था, एसी के प्राइसेस बढ़ने लगे. सबने थोड़ी जॉब शिफ्ट किया, सबने जॉब शिफ्ट नहीं किया है, कुछ लोगों ने जॉब शिफ्ट किया, उसके कारण कमोडिटी का प्राइस बढ़ने लगा. बाकी सब लोग तो ऑलरेडी वही जॉब कर रहे थे, वही लेवल पे एम्प्लॉय थे, इनकम उतनी फिक्स थी, लेकिन ये कुछ लोगों के जॉब शिफ्टिंग के कारण कमोडिटी का प्राइस बढ़ने लग गया. और कमोडिटी का प्राइस बढ़ा लेकिन इनकम चेंज नहीं हुई. इनकम इज कांस्टेंट बट प्राइस हैज इंक्रीज्ड. ऐसे समय डिमांड गिर जाएगी. तो ये बोल रहे डिमांड गिरना चालू होगी. माधवी समझा? This is the end of expansion and occurs when economic growth has reached a point where it will stabilize for a short time and then move in the reverse direction. What they are saying, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये खुशियों भरा फेज खत्म हो रहा है, अपने पीक पर पहुंच चुका है, एकदम पीक पर पहुंच गया, अब रिवर्सल का स्टेज आ गया. Did you get this? सिंपल था पीक. Again I am asking, which phase is better? Peak, depression, contraction, expansion? एक्सपांशन बेस्ट है. उसके बाद सेकंड रैंकिंग किसको दोगे? हाँ ठीक है, पीक, कॉन्ट्रैक्शन. अच्छा ये कौन सा फेज है? रुको ना रे उतावले. अच्छा है मतलब क्या है? एक्सपांशन है.
Thank you. Contraction. The economy cannot continue to grow endlessly. Economy cannot continue to grow endlessly. ये वर्ड समझ रहा है कि तुमको इकोनॉमी कंटिन्यूसली ग्रो नहीं करेगी, कहीं ना कहीं तो डाउनफॉल आएगा. तुम्हारे जीवन में भी आता होगा. पाटिल, क्या जीवन में ऐसा डाउनफॉल आया? सब अच्छा चल रहा था, अचानक से क्या हो गया? रो मत. हाँ, कुछ नहीं हुआ. तो तू एक्सपांशनरी फेज में चल रहा है. कोई है ऐसा पीक पर पहुंचने के बाद गिरना चालू किया जिसने? रुशान. खैर चलो, तुम्हारी जीवन हसीन ही चल रहा है, जिंदगी अच्छी चल रही है तुम्हारी, इसका मतलब है ना ऋतुजा? कुछ हुआ ऐसा? नहीं हुआ क्या? प्लेन ड्राई लाइफ चल रही है तुम लोगों की. कुछ करो, फालतू का कांड कर दो. देखो कैसे पीक से सीधा नीचे गिरते हैं. ये टीवी फोड़ दो. मैं पैसे नहीं दूंगा. मैंने पैसे दिया तो तुमको पीक फील ही नहीं होगा, तुमको कॉन्ट्रैक्शन फील ही नहीं होगा. तुम लोग फोड़ो तब फील होगा तुम्हें. नहीं, नमन ट्राई करके देख. किसी को इंस्टेंट मिनी हार्ट अटैक चाहिए तो टीवी फोड़ दो. देखो एकदम पीक से सीधा गिरना चालू हो जाओगे. आर्टिफिशियल पीक क्रिएट कर दोगे तुम. चलो, as mentioned above, once peak is reached, increase in the demand is halted and start decreasing in certain sector. During contraction, there is a fall in the level of investment and employment. Producer do not instantly recognize the pulse of the economy and continue anticipating higher level of demand and therefore maintain their existing level of investment and production. The consequences of discrepancy or mismatch between demand and supply. The supply far exceeds demand initially. This happens only in few sector and at a slow pace but rapidly. क्या है ये? At a slow pace but rapidly. At a slow pace and rapidly कैसे आ सकता है एक साथ? हाँ, नहीं, आर्टिकल को गाली देना ऐसे टाइम पे. But rapidly spreads to all sector. सुनो क्या बोल रहे हैं. What they are saying is economy cannot grow endlessly. यानी कि हमेशा ग्रो करता रहेगा तो ऐसा नहीं है. एक मैक्सिमम पॉइंट आएगा जहां से रिवर्सल चालू होगा. ये रिवर्सल स्टार्ट होगा लेकिन एकदम सारे सेक्टर पे नहीं आएगा. इनिशियली इट विल बी फेस्ड बाय फ्यू सेक्टर्स. जैसे कि हम अगर देख सकते हैं हमारी इस इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले रियल एस्टेट ने इसको फील करना चालू किया. मालूम है रियल एस्टेट कितना? किसी के पापा है कंस्ट्रक्शन वगैरह में? कंस्ट्रक्शन में कैसा चल रहा है मार्केट? हाँ देवराज, कैसा चल रहा है मार्केट? नहीं, कब से ये खराब? 4-5 साल हो गए. 3 नहीं मालूम तुझे? अथर्व तूने भी हाथ ऊपर किया था. नहीं, किससे? हाँ, 4 साल से खराब है. तो रियल एस्टेट सेक्टर तो 4 साल पहले से डाउन पे है. ऑटोमोबाइल ने अभी साइन शो करना चालू किया. धीरे 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 देखना ये कंटिन्यूअसली स्प्रेड होता जाएगा, हर सेक्टर को टच करेगा. तो इसका मतलब ये है इकोनॉमी ने पीक अचीव कर लिया था और रिवर्सल मारना चालू कर दिया. रिवर्सल तो मारा उसने लेकिन सारे सेक्टर पे साइमल्टेनियसली एक साथ इफेक्ट नहीं हुआ. और ऐसा भी कोई डिसाइडेड पैटर्न नहीं है कि पहले रियल एस्टेट पे आएगा, फिर ऑटोमोबाइल पे आएगा, फिर आईटी पे आएगा. अच्छा, आईटी भी डाउन है. डू यू नो दिस थिंग? आईटी भी डाउन है. तो हर सेक्टर पे धीरे धीरे आ रहा है. ऑटोमोबाइल ने रिसेंटली फेस करना चालू किया. ऑटोमोबाइल के पीछे और एक और रीजन है सस्टेनेबल एनर्जी का. जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना कि वी वांट टू प्रमोट सस्टेनेबल एनर्जी, वो रीजन से भी ऑटोमोबाइल में ब्रेकडाउन आ रहा है इस बार. लेकिन एनीवेज आवर इकोनॉमी इज फेसिंग डाउनफॉल. तुम पढ़ते हो न्यूज वगैरह, कुछ सुनाई देता है कि टाइम नहीं मिलता है? तो व्हाट्सएप डिलीट करो, इन शॉर्ट्स और टाइम्स ऑफ इंडिया की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, नोटिफिकेशन आते रहेंगे. हाँ, तो व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेज रहते ना, वो नहीं, उसमें कुछ भी आती है न्यूज. कल मेरे को रात को 1:30 बजे मैसेज आया, द फर्स्ट इमेज ऑफ चंद्रयान 2 लैंडेड ऑन मून. मैं रात को सो गया, मैंने देखा, अरे मैं टीवी नहीं चालू था, मैंने वो देखा, अरे वाह लैंड हो गया, अच्छी बात है. सो गया मैं. सुबह देखा तो उसने पाथ मिस कर दिया अपना. तो ये व्हाट्सएप की न्यूज पे बिल्कुल भरोसा नहीं करने का. टाइम दिया था 1:55 पे लैंड करेगा, इसने 1 बजे फोटो भेज दी, लैंड हो गया, फोटो के साथ इंसान की, जबकि उसके अंदर इंसान है ही नहीं, उसके अंदर रोवर छोड़ा. मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने बोला लैंड हो गया, मैसेज आया था लैंड हो गया, चलो छोड़ो, कौन देखेगा वीडियो. सुबह देखा मैंने, यार ये लैंड नहीं हुआ, इसने कैसे लैंड करवा दिया? किसने अपना नया चांद बना दिया? कौन सा बाबू सोना चांद पे पहुंच गया? देखा मैंने तो कुछ अलग ही फेक था वो.
एनीवेज, तो सारे सेक्टर को साइमल्टेनियसली एक साथ इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, ग्रेजुअली इकोनॉमी के हर सेक्टर पे इफेक्ट होने वाला है। समझ में आया तुम्हें वर्षा? क्या समझ में आया? हाँ, मैंने क्या बोला बताओ, एक्सप्लेन। नहीं, उधर कुछ नहीं मिलेगा। क्या है, बच्चे देखो ढूंढते, बुक में ढूंढते हैं। बुक का पढ़ाता किधर हूं मैं? हर्षद, हर्षद, हाँ, क्या समझा? ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोड्यूसर बीइंग, हाँ एक और पॉइंट था इसके अंदर से कि प्रोड्यूसर को, जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी को मालूम नहीं था कि उसके सेक्टर के अंदर डाउनफॉल कब आने वाला है। वापस समझना, ऑटोमोबाइल सेक्टर को मालूम नहीं था उसके अंदर डाउनफॉल कब आने वाला है, और उसने प्रोडक्शन सेम स्पीड से चालू रखा। ये रियल फैक्ट बता रहा हूं, सेम स्पीड से प्रोडक्शन चालू रखा, सेम स्पीड से प्रोडक्शन चालू कर के रखा, लेकिन डिमांड उतनी नहीं थी मार्केट में। सप्लाई बढ़ गया, डिमांड नहीं थी मार्केट में। क्या हो जाएगा इसके कारण? स्टॉक बहुत पड़ा रहेगा, और जब स्टॉक ज्यादा पड़ा रहता है कमोडिटी का प्राइस गिरना चालू हो जाता है। लेकिन लोगों के पास पैसा है ही नहीं। सी हाउ इकोनॉमी इज वर्किंग, प्रोड्यूसर के पास स्टॉक ज्यादा हो गया, डिमांड क्रिएट करने वाला कोई नहीं है, प्राइसेस गिर जाएंगे। प्राइस गिरने के बाद भी कोई परचेस नहीं करने वाला इसको, क्यों? पैसा ही नहीं है। तो हमने जो डिमांड पढ़ा, हमने जो सप्लाई पढ़ा कि प्राइस गिर जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी, हो नहीं रहा। स्टॉक ज्यादा है फिर भी सप्लाई कम हो रहा है, ये भी रिवर्सल है, ये भी लॉ से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। लेकिन इकोनॉमी में ऐसा ही होता है। तो ये चैप्टर जनरली मैं लास्ट में ही लेता हूं, लेकिन कुछ उतावले बच्चों के कारण मेरे को स्टार्ट में लेना पड़ा कि ले लो ना सर, ऐसा कैसे, हम लोग तो मार्च से बैठे हुए यहां पे। कौन है रे वो? हाँ हाँ अक्षत, काय को तूने मेरे को जबरदस्ती पहले लेने को लगाया? Anyways, did you get this? There is a mismatch between demand and supply. Underline this. Mismatch, their existing level of investment and production. The consequence is a discrepancy or mismatch between demand and supply. Supply exceeds demand. क्या हो गया? काहे हंस रहे हो? बिहारी में बोले का? आप बिहारी में पढ़ते हैं? बिहारी में इंग्लिश, बिहारी में इंग्लिश। वर्षा समझे? समझे का नहीं? क्या नहीं समझे? हाँ, हैंग हो जाते हो तुम। वर्चुअल देखो, लाइव मत देखो। वर्चुअल क्या तुम्हें डबल ड्यूअल बेनिफिट हो रहा है? लाइव भी देख सकते हो, वर्चुअल भी देख सकते हो, बाजू बाजू में। डबल फीस देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, producer being aware of the fact that they have indulged in excessive investment and overproduction respond by holding back future investment plan, cancellation and stoppage of order for equipments and all types of input including labor. This in turn generate a chain of reaction in the input market, and producer of capital good and raw material in turn responded by cancelling and curtailing their order. This is the turning point and the beginning of recession. बहुत बढ़िया और बहुत बड़ी चीज बोली। क्या बोले ये बोले कि प्रोड्यूसर को, अपन इमेजिन करते हैं कि ऋतुजा कार मैन्युफैक्चरर बहुत बड़ी, ऋतुजा को मालूम नहीं था कि उसके ऊपर, उसकी कंपनी के ऊपर डिमांड का स्टॉपेज कब आने वाला है। तो ये चीज के चलते वो एक्सेसिव प्रोडक्शन करती गई, सप्लाई लेकिन हो नहीं रहा, यानी कि कोई परचेस करने के लिए रेडी नहीं है, प्रोडक्शन हो गया। दूसरी चीज, डिमांड नहीं है मार्केट के अंदर। अब क्या हो गया? स्टॉक बहुत ज्यादा पड़ा है तुम्हारे पास और कोई परचेस करने वाला नहीं है। तो ऐसे समय क्या करोगी? फर्दर प्रोडक्शन करोगी या नहीं करोगी? नहीं करोगी। तो इसने फर्दर प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल का, कार का, सब बंद करवा दिया। अब प्रोडक्शन बंद करने के कारण क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट होगा। जिससे तुम रॉ मटेरियल लेते थे उससे रॉ मटेरियल नहीं लोगे। फॉर एग्जाम्पल, ये गौरी से रॉ मटेरियल लेती थी, अब गौरी की इंडस्ट्री को भी सेटबैक आने लग गया। गौरी की इंडस्ट्री के अंदर जो लेबर्स थे उनको भी अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ा। अब यहां अनएम्प्लॉयमेंट आया, सुनो, यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट आया, इसके सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट आया, इन लोगों के पास पैसा नहीं है, ये लोग काय की डिमांड क्रिएट करेंगे? दे आर नॉट गोइंग टू क्रिएट डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स। लेट्स से लैपटॉप की डिमांड ही गई, तो लैपटॉप इंडस्ट्री के अंदर, मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जो इंप्लॉयज थे उनको भी अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ा। अब वो भी डिमांड क्रिएट नहीं कर पाएंगे,
तो इस तरीके से चेन ऑफ रिएक्शन चलता जाएगा और पूरी इकोनॉमी डिस्ट्रक्ट होना चालू हो जाएगी। समझ में आया ये चीज? प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपने ऑर्डर्स कैंसिल करना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई परचेस ही नहीं कर रहा है, मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक में, तो प्रोड्यूस करके क्या करूं? समझ रहा है तुमको? समझ रहा है वर्षा? समझ रहा है कि नहीं? नहीं, तो ऐसे नहीं होता है, ऐसे हाँ होता है। प्रियंका सो क्यों रही हो? चश्मा पहनो। हाँ, आजकल बच्चों को कितना बोलना पड़ता है, चश्मा पहनो, ध्यान दो, हद हो गई है। तो इस तरीके से क्या होता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट पे भी कर्टेलमेंट आता है, स्टॉपेज आ जाता है, और ये रिएक्शन पूरी इंडस्ट्री पे इफेक्ट होगा। ऐसे समय सिर्फ कौन सरवाइव कर पाएगा है? जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स में डील करता है, यानी कि पेरिशेबल में। जनरली सब्जियां बेचो, किसान बनो। हाँ, मजाक थोड़ी कर रहा है, एक साइड बिजनेस होना चाहिए। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे। आई हैव अ क्वेश्चन। क्या करना चाहिए अपन ने? इकोनॉमी कैन नॉट एंडलेसली ग्रो नहीं, ग्रो तो जिंदगी भर तो ग्रो नहीं कर सकती, डाउनफॉल तो आने ही वाला है, गारंटीड है। तुम कैसे तैयारी करोगे इस चीज की? हाँ, सेविंग खत्म होना चालू हो जाएगी, और जैसे ही तू पीक पर पहुंचा, कॉन्ट्रैक्शनरी फेज, सुनो ना, कॉन्ट्रैक्शनरी फेज इतना बड़ा होता है जनरली कि तेरी सेविंग्स तो एग्जॉस्ट होने वाली है। आता आता क्या है? खत्म हो जाएगा ना रुशान एक दिन। वो भी कितने दिन चला पाएगा? सेविंग्स कितने दिन टिकाएगा? अब ये 15-15, 20-20 साल डिप्रेशन चलेगा तो कैसे सरवाइव करेगा तू? वेदांत सोच, सब सोचो, किसी से भी रैंडमली पूछूंगा मैं। बहुत दिन से कौन बकरा नहीं बना है? क्या करेगा? कोई और कंट्री में कंटीजियस इफेक्ट है, 1-1.5 साल में दूसरी कंट्रीज में फैलना चालू हो जाता है। तेजस, तेजस क्या करेगा? सोच सोच सोच। मानसी, वैष्णवी, तुम मानसी की तरफ देख सकती हो। अर्पिता नहीं आई ना आज। दारू की दुकान, सही बात है, मत बैठा कर उसके साथ। द आंसर इज डाइवर्सिफिकेशन। जो तुम बोल रहे हो, जो चीजें कर रहे हो ना, पहले तो अपना इनकम को डाइवर्सिफाई करो, सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करो। एक जगह से पैसे आए वो सही नहीं है तुम्हारे लिए। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं भी एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं रखता हूं। दूसरे सोर्स सेकेंडरी या टर्शरी हो सकते हैं, बहुत माइन्यूट इनकम आ रही होगी, लेकिन उन सोर्सेस पर भी तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो अपना प्राइमरी सोर्स है वहां पे पहले रिसेशन आ जाए, और जो अपना टर्शरी सोर्स है अभी तक रिवाइव कर रहा है, अभी तक चल रहा है, मतलब कुछ तो इनकम दे पा रहा है। तो इस तरीके से तुम्हें डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। समझ में आया? डाइवर्सिफिकेशन के लिए चाहिए पैसा, पैसे के लिए चाहिए डिग्री, डिग्री के लिए चाहिए फाउंडेशन क्लियर। तो पढ़ो। डिक्रीज इन इनपुट डिमांड पुल्स इनपुट प्राइस डाउन, income and wages and interest earner gradually declines, resulting the decreased demand for goods and services. What they are saying कि अब डिमांड डिक्रीज होना चालू हुआ। एक्सपांशनरी फेज में क्या हो रहा था? सुना, एक्सपांशनरी फेज के अंदर प्राइजेस भी बढ़ रहे थे, वेजेस भी बढ़ रहे थे, इंप्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था। लेकिन कॉन्ट्रैक्शनरी फेज में सब उल्टा हो रहा है, इनकम भी गिर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है, और प्राइजेस भी गिर रहे हैं। अब प्राइजेस गिर रहे हैं पर डिमांड नहीं बढ़ रही। क्यों? पैसा नहीं है ना यार लोगों के पास। श्रेयस, कैसे होगा? डिमांड क्रिएट तभी करेंगे जब पैसा होगा, और पैसा ही नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? सर अनएम्प्लॉयमेंट है। बराबर। प्रोड्यूसर लोअर देयर प्राइजेस इन ऑर्डर टू डिस्पोज ऑफ देयर इन्वेंट्री एंड फॉर मीटिंग देयर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। प्रोड्यूसर क्या करेगा? ये क्या करेगी? कार सस्ते में बेचना चालू कर देगी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट लाइबिलिटी है इसके ऊपर, बहुत सारी लाइबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स रहेंगे, जिसके चलते हुए लो रेट में भी ये सेल करना चालू कर देंगे। लो रेट में सेल करने के बावजूद भी मार्केट में डिमांड नहीं है। The consumer in turn expect further decrease in price. कंज्यूमर और शना बोलता है इसने आज 1 लाख कम किए, 1 महीना और वेट करता हूं, 1 महीना और वेट करती हूं, और प्राइस गिरेगा। तो कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि और प्राइस गिरेगा, और वो नहीं परचेस करता। अपन ने एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था,
फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, अगर अपने को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस और गिरने वाला है तो कम प्राइस पर भी अपन कमोडिटी परचेस नहीं करते, यहां पर हो रहा है, यहां पर कोई परचेस नहीं कर रहा है। कंज्यूमर इन टर्न एक्सपेक्ट फर्दर डिक्रीज इन द प्राइस एंड पोस्टपोन देयर परचेस विथ रिड्यूस कंज्यूमर स्पेंडिंग, एग्रीगेट डिमांड फॉल्स, अंडरलाइन करना है, एग्रीगेट डिमांड फॉल्स जनरली कॉजिंग फॉल इन प्राइस, प्राइस भी गिरेंगे, डिमांड भी गिरेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। वेदांत समझा? दिस प्रोसेस गैदर स्पीड एंड रिसेशन बिकम्स सीवियर। तुम लोग बहुत छोटे हो बिजनेस साइकिल समझने के लिए, बाकी चीजों में तो बहुत बड़े हो, तुम बहुत आगे निकल चुके हो, है ना पार्थ? ये जो पीक पॉइंट है ना, ये बिल्कुल एक रोलर कोस्टर के टॉप पॉइंट पे यहां पे एकदम स्लो हो जाता है, एकदम स्लो, जीरो भी बोल सकते हो। मे आई कम इन सर? ठीक है, बताना चाहिए, सीधा आके घुस जाते, सर आया है क्या? यहां स्लो हो जाएगी ग्रोथ और यहां से कॉन्ट्रैक्शन चालू होगा, लेकिन सबसे सीवियर देखो, जैसे जैसे यहां नीचे पहुंचना चालू होगा ना, कॉन्ट्रैक्शन उतना ही सीवियर होता जाएगा, यहां पे तो बैंड बज जाएगी, बस खत्म, पैसे खत्म, सुसाइड, अनएम्प्लॉयमेंट और सुसाइड यहां पे बहुत बढ़ जाते हैं ये लेवल पे। और अपने को मालूम नहीं ना, देखो समझो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, समझो तुम यहां पर हो और बिजनेस साइकिल का कॉन्ट्रैक्शनरी फेज 2-3 महीने और चलने वाला है, तुम्हारी सेविंग्स हो गई है खत्म पूरी तरीके से, क्या करना चाहिए? थोड़ा पेशेंस दिखाना चाहिए, आत्महत्या करनी चाहिए? देखो एक जेन्युइन, एक फनी लेकिन जेन्युइन आंसर था, इंसान आत्महत्या कर लेता है, रीजन है उसको थोड़ी मालूम 3 महीने चलने वाला है, ये तो अनप्रेडिक्टेबल है ना, ये तो बिजनेस साइकिल हो गया, खत्म हुआ तो मेरे को पता चला, रे यार 3 महीने, स्वर्ग से पता चला, या तुम लोगों के केस में नर्क से पता चला कि यार 3 महीने वेट कर लेता तो खत्म हो गया होता। तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं है, ये 6 लोगों को नर्क में भी जगह नहीं है तुमको, हाँ स्वर्ग में तो भूल ही जाओ, तुम यमराज के सांड को छेड़ने वाले लोग हो, देखा? वही यमराज भी बोलेगा इनको अपने पास रखना ही नहीं। तो ये इतना सीवियर होता जाता है ना कि इंसान को मालूम ही नहीं रहता है कि और कितने टाइम अपने को सहन करना है प्रेरणा, उनको ये मालूम नहीं रहता कि कितने टाइम तक और चलने वाली है सिचुएशन, और ऐसे समय इंसान आत्महत्या करना चालू करता है, और ये रियल फैक्ट है। अपने प्रॉपर्टीज बेचना चालू कर देता है क्योंकि उसका पेशेंस 15-20 साल से बेचारा वेट कर रहा है, एक लेवल आता है बोलता है बस हो गया, उसको मालूम ही नहीं और कितना टाइम चलने वाला है। अच्छा, यहां पे एकदम डिप्रेशन में पहुंचने के बाद अगर वो यहां से रिकवरी भी होना चालू हुई तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, उसको नेगेटिव में ही है भाई अभी तक। तो ये बहुत सीवियर फेज है, खुद को बचा के रखो इस चीज से, एक बार में पास हो गए तो बच जाओगे। Investment start decreasing, production and employment decline, resulting in the further decline in income, demand and consumption of both capital and consumer good. Point number 8 की 2 लाइन को मस्त चकाचक लिपस्टिक लगा दो, ये आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, सब कुछ इन्होंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया कॉन्ट्रैक्शनरी फेज का। अक्षत वो वाली लिपस्टिक का हाइलाइटर नहीं रहता है उसके पास, प्रोविजंस वगैरह, प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज, हाँ बिंदी, अभी क्या मांग भी भरेगा, अभी सिंदूर लेकर घूमता है क्या जेब में? स्टार मार्क करने के लिए बिंदी लाते हैं लड़के, वाह रे वाह, अच्छा आइडिया। हाँ तेरी बाई की तो बहुत सारी बिंदियां वहां पड़ी रहती होगी, अजीब लड़के हैं ये लोग। Business firm becomes pessimist about the future state of economy and there is a fall in profit expectation which induce them to reduce their investment. Bank credit shrink as borrowing from investment declines. Underline करो, bank credit shrinks, यानी बैंक से कोई उधार भी नहीं ले रहा है। अरे बैंक से कोई उधार लेगा तो लेगा क्यों? इन्वेस्ट करने के लिए। अरे इन्वेस्ट करेगा ही क्यों अगर मान लो डिमांड ही नहीं है मार्केट में? तो समझ रहा है क्या? नहीं करेगा कोई, बैंक भी बंद हो जाएगा, बंद नहीं होगा, श्रिंक हो जाएंगे क्रेडिट।
इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लो होगा, स्टॉक का प्राइस गिर जाएगा. द प्रोसेस ऑफ रिसेशन इज कंप्लीट and the severe contraction in the economic activities pushes the economy into the phase of depression. यानी कॉन्ट्रैक्शनरी रिसेशनरी फेज चलता रहा तो एक लेवल आ जाएगा डिप्रेशन, बस इससे नीचे नहीं जा सकता इंसान, खत्म. लास्ट पॉइंट, डोर पुल कर लो. यहां से व्यू अच्छा नहीं है, मैंने तुम्हें बताया है, और कोई यहां पे आकर चेक कर सकता है. द व्यू इज वेरी बैड. अभी भी दिख रहा है, ऊपर से दिखता है. कुंडी क्या, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ. आजा अक्षर, तेरे शक्ल दिखाओ, मैं पूरी दुनिया को फेमस करूं जरा. हाँ अरे आजा आजा आजा. डिप्रेशन, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? TROUGH को ट्रो, ट्रो. डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन बोलता हूं. डिप्रेशन इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन. अंडरलाइन करो इसको, करा मत करो, मतलब जो कर रहे हैं ना वो लोग मत करो, बोला मैंने. ये जो कीड़ा है ना, ये कहां दर्द करता है तुमको, मेरे को जानना है. और किधर है ये? नहीं नहीं, तुम चार खास करके, ये तुम चार लोगों के अंदर जो कीड़ा है ना, पता नहीं किधर है वो, मैं बोल नहीं सकता. शीना, depression is a severe form of recession and is characterized by extreme sluggish economic activity. sluggish यानी कि एकदम गिरा हुआ, घसरा हुआ, एकदम डाउनफॉल. ड्यूरिंग अरे बस रे, क्यों रे उसको छेड़ते हो बेचारे को? नमन तू रोज उनके साथ क्यों बैठता है? आगे बैठ जा, सुखी रहेगा. नहीं उधर हो, नमन आजा, आगे बैठ जा. Okay, during this phase of business cycle, growth rate becomes negative and the level of national income and expenditure declines rapidly. क्या हो रहा है इस फेज के अंदर? इस फेज के अंदर, बिजनेस साइकिल के अंदर ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गई होती है. हम जीरो, मैं तो बोलता हूं जीरो भी नहीं, नेगेटिव का भी मैक्सिमम पॉइंट रहता है. नेगेटिव तो चल ही रहा है, लेकिन एकदम नेगेटिव, एकदम नेगेटिव बोले तो इससे ज्यादा नेगेटिव नहीं गिरेगा, इसलिए बोल रहा हूं. Did you get this point? During this phase of business cycle, growth rate become negative and the level of national income and expenditure declines rapidly. Demand for product and services decreases. Underline this word. ये तो हमको मालूम है, demand already decrease है. Price are at the lowest. ये सबसे important है. Price are at the lowest. इससे नीचे नहीं, बस इसके नीचे नहीं. And declines rapidly, focusing the firm to shut down several production facility. ये एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि जहां पे कंपनी बोलती है नाउ वी कैन नॉट कंटिन्यू, शट डाउन, बंद करो कंपनी. समझा ये पॉइंट? सिंस कंपनीज आर अनेबल टू सस्टेन देयर वर्कफोर्स, देयर इज अ माउंटिंग अनएम्प्लॉयमेंट विच लीव्स द कंज्यूमर्स विथ वेरी लिटिल डिस्पोजेबल इनकम. कंपनी ने ना प्रोडक्शन बंद कर दिया, फैक्ट्री बंद कर दी, लोगों को निकाल दिया, लोगों के पास पैसा नहीं, पैसा नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट है तो पैसा नहीं होगा, और पैसा नहीं है तो डिमांड क्रिएट नहीं होगी. वही बोल रहे हैं वापस से. द टिपिकल फीचर ऑफ डिप्रेशन इज द फॉल इन द इंटरेस्ट रेट. अंडरलाइन दिस, फॉल इन द इंटरेस्ट रेट. अभी तुम बैंक से कोई चीज लेने जाते हो, कोई कमोडिटी परचेस करने जाते हो, यानी कमोडिटी परचेस करने के लिए लोन लेने जाते हो, तो बैंक कितनी अंगार लगाता है चेहरे पर अपने, मैं बोल नहीं सकता वो वर्ड, कितने अंगार रहती है बैंक के अंदर, नहीं देंगे तुमको लोन. हमने तो लोन सिर्फ नीरव मोदी को देने के लिए रखा है, डुबाने के लिए. क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है अभी मार्केट के अंदर, कुछ आइडिया? 6 बोल रहे हैं माधवी, 10, 6 ही है. कुणाल काय नाही माहिती? विनय 96 काय
9%। मालो जी, मालो जी बोला मालो जी 10। हाँ अभिजीत 7। सज्जाद 7। तो पहले तो पूछना चाहिए सर कौन से इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हो, सेविंग्स वाले या लेंडिंग वाले? लेंडिंग वाला बोल रहा हूं, यानी कि उधारी लेना, बैंक से लोन लेते हो तो क्या इंटरेस्ट रेट? 8। तुम नहीं रे 7। 6 to 7। 6 to 7। 6 to 7 के सपोर्टर्स कितने हैं? अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर्सनल लोन पे चल रहा है 14%, हाउसिंग लोन पे चल रहा है लगभग 10% और कार लोन पे 11% चल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है पे, तुम लोग तो सेविंग्स की बात कर रहे हो, जो तुम डिपॉजिट करते हो उसमें 6% मिल रहा है आज के टाइम पे। बैंक लेगा भी 6%, देगा भी 6% में, कैसे पॉसिबल है? प्रॉफिट कहाँ कम है? सो यहां पर डिप्रेशन में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चालू होता है। अच्छा, कैन एनीवन एक्सप्लेन मी द रीजन व्हाई द इंटरेस्ट रेट डिक्लाइंस? मार्केट में पैसे कम है, बैंक के पास पैसा है, हाँ, लोन की डिमांड कम है। और लोन की डिमांड कम क्यों है? क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी कि इन्वेस्टमेंट नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं तो फिर लोन लेकर मतलब ही क्या? और अगर कोई लोन ही नहीं ले रहा है तो डिमांड फॉर लोन डिक्रीजेस, और लोन की डिमांड एडिशनल क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे ये लोग मार्केट के अंदर? इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, यानी कि प्राइस लो करेंगे। लोन इज ऑल्सो अ कमोडिटी जिसकी प्राइस तुम्हें पे करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, तो अगर उसका प्राइस कम किया तो लोन की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है, Since the company are unable to sustain their workforce, हो गया। The typical feature of the depression is the fall in the interest rate. With the lower rate of interest, people's demand for holding liquidity increases. ऐसे टाइम पे लोग सिर्फ कैश रखना पसंद करते हैं अपने पास, बैंक में नहीं। There is a bank, वो शायद यूरोपियन कंट्री में, वहां तुम पैसा डिपॉजिट करते हो ना? नहीं नहीं, तुम पैसा उनसे बोरो करते हो ना, तो वो तुम्हें इंटरेस्ट देते हैं। हाँ, नाम नहीं अभी याद मेरे को। हाँ, वो तो जापानीज कंट्री वगैरह में है, लेकिन यहां पर तुम उनसे पैसा लो, यानी कि मैंने गौरी से 1,000 रुपए लिए और ये रिटर्न में 990 रुपीज वापस मांग रही है। ऐसा हो रहा है बैंक के साथ, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। क्यों हो रहा होगा ये? ज्यादा पैसा तो फिर बंद कर दो ना बैंकिंग ऑपरेशंस, लुटवाने के लिए क्यों बैठे हो खुद को? इसका आंसर निकिता के पास है। निकिता नहीं है तो अंकिता के पास होगा, तो प्रणीता के पास होगा, तो ऋतुजा नहीं, इकोनॉमी रिवाइव करना चाह रहे होंगे, वो लोगों को पैसा दे रहे होंगे, लो। Often it happens that the availability of credit also falls due to the possible banking or financial crisis. Industry, especially capital and consumer durable good industries, suffer from excessive capacity. ये बोल रहे हैं, श्रुति क्या बोल रही है? ये बोल रहे हैं कि जो कंज्यूमर गुड्स है और कैपिटल गुड्स, इन शॉर्ट ड्यूरेबल गुड्स इंडस्ट्री है ना, उनको सबसे ज्यादा हिट पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सेसिव कैपेसिटी लॉन्च करी रहती है अपनी, उनका जो प्लांट रहता है, उनकी जो मशीन रहती है वो एक्सेसिव कैपेसिटी पे उन्होंने बनाई रहती है। उन्होंने तो एक्सपांशन को लेके कंसीडर करके इंडस्ट्री सेट करी होगी, लेकिन जब पीक आ जाता है और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन और डिप्रेशन आता है, उस टाइम पे आइडल पड़ी रहती है इनकी कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल वेदांत ने एक घर खरीदा था, वेदांत ने सोचा था उसके 8, 10, 15, 20 बच्चे होंगे, तो उसने उस हिसाब से 5 BHK लेके रखा था, लेकिन इसकी बीवी बोलती नहीं एक ही बच्चा काफी, तो अभी तेरा एक बेडरूम और हॉल के अंदर काम हो रहा है, किचन में 4 रूम खाली क्यों पड़े? एक्सेसिव कैपेसिटी। तूने सोचा एक्सेसिव कैपेसिटी ऑफ रूम्स की एक्सेसिव कैपेसिटी पड़ी है, तूने तो एक्सपांशनरी फेज को सोच के अपना प्लांट एक्सपांड कर दिया था, घर एक्सपांड कर दिया था। समझ में आ रहा है? तो यहां पे ड्यूरेबल गुड्स पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है।
द नंबर ऑफ बैंक्रप्सी एंड लिक्विडेशन इंक्रीजेस। ये तो तुम समझ सकते हो, बैंक्रप्सी यानी कि अब लोगों के पास पैसा नहीं है देने के लिए, पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ बैंक्रप्सी एंड लिक्विडेशन। At the depth of depression, all economy touches the bottom and the phase of trough is reached. It is very agonizing period causing a lot of distress for all. Agonizing मतलब तकलीफ देने वाला, agony. समझा क्या रे? जैसे इकोनॉमी एंडलेसली ग्रो नहीं कर सकती, वैसे एंडलेसली फॉल नहीं करेगी। एक लेवल आएगा जहां पर बस बॉटम टच हो जाएगा, इसके बाद बाउंस बैक करना पड़ेगा। पर ये होगा कैसे? ये मैंने बताया था, ये स्टार्ट कौन करेगा, ये इनिशिएट कौन करेगा? लेबर क्लास इनिशिएट करेगी। लेबर क्लास क्या बोलेगी? ठीक है, हम कम पैसे में भी काम करने के लिए रेडी हैं, धीरे धीरे काम करना चालू करेंगे, इंडस्ट्री रिवाइव होना, इंडस्ट्री चलना चालू हो जाएगी। इंडस्ट्री जैसे ही रिवाइव हुई वो इनको थोड़ा सा पैसा देगी, इनके पास पैसा आएगा, ये प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करेंगे, और दूसरी इंडस्ट्री जहां पर डिमांड क्रिएट हुई है वहां पर इंप्लॉयमेंट आएगी और वो इंडस्ट्री भी रिवाइव होगी। तो इस तरीके से साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी। अब बाउंस बैक का टाइम आया। देखो, हाउ डज द इकोनॉमी रिकवर? द इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट एंडलेसली। अंडरलाइन करो, ये ट्रू और फॉल्स में आ सकता है। ट्रू, फॉल्स, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी नहीं पूछते, पार्टली ट्रू पार्टली फॉल्स। It reaches the lowest level of economic activity called trough and then start recovering. Depression lasts for some time and mark the end of pessimism and the beginning of optimism. Optimism यानी कि आशा। आशा किसी भाई का नाम लगता है? आशा भाई बहुत जगह देखते हैं। अरे भाई नहीं, आंगनवाड़ी में काम करते हो ना। व्हाट इज आंगनवाड़ी? नहीं मालूम तुम लोगों को। दिस रिवर्स द प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ रिवर्स इज फर्स्ट फेल्ट इन लेबर मार्केट। ये देखो, गरीब लोग सारे खड़े, लेबर इनके पास काम नहीं है, कपड़े अच्छे पहने पर काम, हाथ में पैसा भी है इनके, बाय बाय कर रहे। एनीवेज, बाद में अमीर होंगे। ये सारे लेबर नुक्कड़ पे चौराहे पर खड़े थे, चाय पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे समय एक अमीर आदमी आया, वो बोलता है तुम मेरे लिए काम करेगा क्या? तो बोलता हाँ करेगा, सस्ते में भी काम करेगा, अच्छा वाला काम। पता नहीं तुम लोग क्या सोचते हो। हाँ, बाप रे, इन दोनों, ये लड़के लड़कों नहीं पकड़ा है। दिस इज गुड थिंग, पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी कम से कम। सपोर्ट सेक्शन 377, पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी। क्या बोलता नमन? देखो, कुछ प्रेफरेंस सबकी रहती है ना? सुमित क्या लगता है? मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाएगी ना इससे, और अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे पॉपुलेशन बढ़ा दी, खुद के खाने के डाले और बच्चे पैदा कर डाले, ऐसा नहीं चलता ना। तो ठीक है, ये डिप्रेशन में ये भी होता है भाई, डिप्रेशन में ये भी होता है। ये हाथ जो मिला रहे हैं, ये भी, अभी ये बेचारा अकेला सिंगल बचा हुआ है और ये सिंगल बची है। अबे थोड़ी तो पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए ना। बहुत गंदे हो तुम लोग, किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया था कि इन्होंने हाथ मिलाए हैं। रुशान, ऐसी चीजों पे ना, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिस चीज को चाहते हो ना, वही चीज अपने को दिखती है और वही चीज आती है। नमन से दूर रहा करो। नमन इज अ इन्फ्लुएंसर, ये चीज का नहीं, मैंने बोला नमन इज अ इन्फ्लुएंसर। वो कॉस्मिक एनर्जी सारी डाइवर्ट करके तेरी इच्छाओं को उसने जगा दिया है। अब तू तेरी इच्छाएं किसके साथ पूरी करना चाहता है, तू सोच ले, डिसाइड कर ले। किसके साथ? गुरुजी।
चलो भाई, द प्रोसेस इज फेल्ट the process of reversal is first felt in the labor market. Pervasive unemployment forces the worker to accept, underline karo, to accept wages lower than prevailing rate. कम रेट में भी काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे. The producer anticipate lower cost and better business environment. The producer anticipate lower costs and better business environment. सस्ते में अब लेबर काम करने के लिए रेडी है. Business confidence slowly increases. Consequently, the firm start to invest again and build a stock. फॉर्म के अंदर वापस से कॉन्फिडेंस आ जाता है. देखो तुम्हारे जीवन में भी ऐसा हुआ होगा, किसी लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचे होगा, किसी ने तुम्हारा हाथ पकड़ा होगा, बोला कि हम तुम्हारे साथ, ऐसा बोला किसी ने? नहीं बोला किसी ने. अरे माँ बाप भी हो सकते हैं रे, नीच लोगों, दिमाग से सारी गंदगी निकालो. किसी ने तुम्हारा हाथ पकड़ के बोला होगा कि भीव नको, मी तुझ्या पाठीशी आहे. स्वामी समर्थ महाराज की बात कर रहा था मैं. हाँ वही बोला सत्वा मैंने. तो ये जो पॉइंट आ जाता है ना, यहां पर बिजनेस में कॉन्फिडेंस रिवाइव होना चालू हो जाता है कि यार लेबर अब अपना सपोर्ट कर रहे हो, लेबर को भी अपनी ज्यादा जरूरत है. देखो ये एक रीजन है, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये एक रीजन है कि लेबर बहुत सपोर्टिव रहती है. जिस बिजनेसमैन ने बिजनेस 30-40 साल से किया रहता है ना, उसने एटलीस्ट 1 या 2 बिजनेस साइकिल देखी रहती है. तो बिजनेस साइकिल के रिवाइवल में सबसे ज्यादा हेल्पफुल कौन रहता है? लेबर रहता है. तो जब रिसेशन आता है ना, उसको बहुत ज्यादा दुख होता है कि इस लेबर को निकालना पड़ेगा जिसने अपने को रिवाइव करके दिया था. समझ रहे तुम्हें? इसलिए ये एक एग्जिट बैरियर कहलाता है. बिजनेस कई बार, बिजनेस एंटरप्राइजेस कई बार अपने बिजनेस को इसीलिए शट डाउन नहीं कर पाते डिस्पाइट ऑफ लॉसेस, क्योंकि उनका इमोशनल अटैचमेंट रहता है. तुम्हारा मजबूरी में अगर किसी ने साथ दिया होगा और आज तुम मजबूर हो कि उसका साथ नहीं दे पा रहे, तो क्या होगा? बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लेबर यानी कि पॉपुलेशन कम है लेबर की. हाँ, उधर कैसे? माइग्रेशन होता है. इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड के कारण काफी हद तक बिजनेस साइकिल की इंटेंसिटी स्मूथ रहती है. बिजनेस साइकिल अगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा तो 2 चीज होगी. बेनिफिट ये रहेगा कि दूसरी कंट्री का डिप्रेशन या रिसेशन अपनी कंट्री में नहीं आएगा, यानी कंटीजियस इफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन कंट्रीज के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली बिजनेस साइकिल फेस करनी पड़ेगी. अब तेरा क्वेश्चन है कि जिस कंट्री में लेबर कम है, इंडियन हर कंट्री में पहुंच चुके हैं. तो कोई कंट्री वाला पहुंचे ना पहुंचे, अपन और चाइनीज हर जगह हैं, पहुंच जाते हैं अपन. समझ रहे हो? रीजन है, आधा कनाडा तो अपना ही है, आधे से ज्यादा कनाडा अपन ने अपना ही कर लिया है. और बोलते हैं ना, जहां नहीं पहुंचती गाड़ी वहां भी पहुंच जाता मारवाड़ी. तो मारवाड़ी तो हर जगह पहुंच जाते हैं बिजनेस करने. वहीं पर तुम वहां पे चले जाओ, अफ्रीकन कंट्री के कबीले में थेपला बना के बेच सकते हो. मारवाड़ी का दिमाग है. कोई मारवाड़ी? 1 2 3 मारवाड़ी बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं. तेरा आंसर मिला तुझे या नहीं मिला ना? माइग्रेशन होता है. और 2-4 कंट्रीज है जहां पे लड़कों की कमी है, सेक्स रेशो खराब है, वहां लड़कियां ज्यादा है लड़के कम है. तो अपने इंडियंस का माइग्रेशन चालू हो चुका है धीरे से. ठीक है, वो रशियन कॉलेजेस को प्रेफर कर रहे हैं, रशियन कॉलेजेस को. हाँ क्या प्रजय को जरूरत नहीं? प्रजय की तरफ क्या उंगली कर रहे हैं? प्रजय जरूरत है, प्रजय जरूरत है ऋषभ ने स्टॉक. चलो आगे. टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट रिक्वायर्स फ्रेश इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू टाइप्स ऑफ मशीनरी एंड कैपिटल गुड्स. द स्परिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉजेस रिकवरी ऑफ इकोनॉमी. This act as a turning point from the depression to expansion. Banking system now start expanding their credit matching with the business confidence. अभी बैंकिंग सेक्टर था, वो बोलता है बिजनेस सेक्टर तू रिवाइव कर रहा है ना, चल हम तेरी मदद करते हैं, क्योंकि तू कमाएगा तभी हम कमा पाएंगे. तो अब ये रिवाइव करने में मदद करेंगे उसकी. तो बैंकिंग सिस्टम ऑल्सो हेल्प्स. एज इन्वेस्टमेंट राइजेस देयर इज अ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन. देखो क्या होगा, अभी लेबर क्लास ने सपोर्ट किया, बिजनेस ने बिजनेस चालू कर दिया, बिजनेसमैन ने बिजनेस चालू कर दिया, बैंक ने भी क्रेडिट देना चालू कर दिया. अब ये चीजें होगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, बैंक ने क्रेडिट दिया था तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, फैक्टर पेमेंट बढ़ेगा, लोगों को जॉब से मिलने वाली सैलरी बढ़ेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी, उनका खर्चा बढ़ेगा, उनका डिमांड बढ़ेगी और इकोनॉमी रिवाइव करना चालू होगी. टू मीट द एग्रीगेट डिमांड मोर गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस. और लेबर लगेंगे तुमको. और देखो तुम खाली टाइम में बैठे हुए थे अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम, तब तक तुमने 1 2 3 करोड़ तो बच्चे ऐसे ही पैदा कर दिए होंगे, तो उनको भी काम मिलेगा.
उनको भी काम मिलेगा. एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर इंक्रीजेस, अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स एंड एक्सपांशन टेक्स प्लेस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी. डिड यू गेट दिस? क्या तुम्हें पूरा बिजनेस साइकिल माइंड में फिट हो चुका है कि किस तरीके से चल रहा है? सम एग्जाम्पल, दिस इज अ फैक्चुअल रीडिंग. आगे किसी को रीड करना है क्या? देख, हर चीज नमन ना करे तो अच्छा है, नहीं तो तुम हर चीज नमन पे छोड़ दोगे ना, तुमको तकलीफ होगी आगे चल के. मैंने बोला अच्छा जॉब मिल जाएगा उसको इस चीज के चलते. तुमने पता नहीं क्या सोचा. प्रियंका क्या सोचा तुमने? वही सोचा ना, जॉब वगैरह. सज्जन, नए बच्चे सज्जन है एकदम. देखो प्रशांत, तूने कुछ गलत, मैंने कुछ गलत बोला? कुछ गलत बोला प्रणीता मैंने? नहीं, तुमसे पूछना बेकार. कब पैदा हुए तुम? कौन से साल में पैदा हुए हो? 2001. डिप्रेशन कॉन्ट्रैक्शन चल रहा था तब. ये देखो यहाँ पे, हाँ ये देखो ग्लोबल क्राइसिस. ऐसे इसमें इंडिया का इन्होंने नहीं दे रखा. इंडिया का दिया है क्या? इंडिया का ज्यादा नहीं दिया. ग्लोबल क्राइसिस इंडियन टर्म्स में 1-1.5 साल ही फील किया अपन ने. स्टॉक मार्केट जब भयंकर गिरने लगा था. चलो ग्रेट डिप्रेशन पढ़ते हैं. पहला ग्रेट डिप्रेशन. व्हाई कांट यू गिव माय डैड अ जॉब? मैंने बोला हर काम तुम नमन पे छोड़ोगे. नमन, तेरी डिमांड आगे चल के बहुत बढ़ने वाली है. हर काम के लिए तेरे को आगे करेंगे वो. ठीक है. तो जब डिप्रेशनरी फेज चल रहा रहता है ना, डिप्रेशनरी फेज चल रहा रहता है ना, तो काम नहीं रहता लोगों के पास. तो ऐसे समय जबरदस्ती काम बढ़ा मत लेना अपना. बता रहा हूं, जब तक तुम लोग और थोड़े बड़े होगे 4-5 साल में, काफी बड़ा रिसेशन आएगा. बिजनेस साइकिल में अपन ऑब्वियसली आने वाला है रिसेशन. तो तब छोटा मोटा जॉब तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो रहेगा ही. पर काम मत बढ़ा लेना अपना. तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? प्लीज अपने काम मत बढ़ा लेना, ठीक है? नहीं तो ये हाल होगी. बच्चों को सड़क पे भेजना पड़ेगा कि जॉब दो मेरे पप्पा को. अरे पीछे उसके पप्पा भी खड़े हैं. एनीवेज, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930, बहुत पुरानी बात है ये. एक समय की बात है जब वर्ल्ड इकोनॉमी लॉन्गेस्ट, डीपेस्ट एंड द मोस्ट वाइड स्प्रेडिंग डिप्रेशन से अफेक्ट हुई थी 1930 में. इट स्टार्टेड इन यूएस एंड बिकेम वर्ल्ड वाइड. द ग्लोबल जीडीपी फेल बाय अराउंड 15%. 15% से ड्रॉप मारा उसने. यहां पे 1% के लिए फाइट होती है. जिसने 15% से सीधा ड्रॉप मार दिया, वो भी 3 साल के अंदर. प्रोडक्शन, employment and income fell. As far as cause of Great Depression are concerned, there is a difference of opinion among economists. तो जब ये ऐसे डिप्रेशन आ जाता है ना, इकोनॉमिस्ट अपने व्यूज देते हैं कि भाई ये डिप्रेशन आया तो आया क्यों. तो ये वाले डिप्रेशन को लेके काफी सारे इकोनॉमिक्स के कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यूज थे. पढ़ते अपन. ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट कीन्स regarded lower aggregate expenditure in the economy to the cause of massive decline in the income and employment. Monetarists opined that the Great Depression was caused by the banking crisis and low money supply. यानी कि इन्होंने अपने अपने व्यूज दिए. ये क्वेश्चन सर एग्जाम में आते हैं क्या? नहीं आते हैं. ये तो सिर्फ मैंने एज अ फैक्ट दिया है. ये जो 3 डिप्रेशन है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे, क्योंकि तुम्हें बताना जरूरी है क्या ऐसा कोई डिप्रेशन आया भी है. मेनी अदर इकोनॉमिस्ट ब्लेम डिफ्लेशन, अदर ओवर इंडेटनेस, लोअर प्रॉफिट एंड पेसिमिज्म टू बी द मेन कॉज ऑफ डिप्रेशन. Whatever may be the cause of depression, it caused widespread distress in the world as production, employment, income and expenditure fell. The economies of the world began recovering in 1933. यानी कि 1933 के अंदर इन्होंने डिप्रेशन फेस किया, उसके बाद रिकवरी चालू हुई. इंक्रीज इन द मनी सप्लाई. अच्छा, मनी सप्लाई किसने इंक्रीज किया होगा? बैंकिंग सेक्टर ने. देखो बैंकिंग सेक्टर ने हेल्प किया. ह्यूज इंटरनेशनल इनफ्लो ऑफ गोल्ड, बाहर की कंट्रीज ने भी उनकी मदद करी. इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट ने भी पैसा लगाना चालू किया. गवर्नमेंट जैसे ही मार्केट में पैसा लगाएगी, गवर्नमेंट किसके ऊपर खर्च करेगी पैसा? पब्लिक पे ही खर्च होगा. अच्छा, सबके घर जा जाके तो पैसा बांट के नहीं आएंगे. ऐसे समय गवर्नमेंट नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आएगी. लेट्स से वो बोलेंगे कि हम बहुत बड़ा एक स्टैच्यू बना देते हैं.
अब तुम लोग बोलोगे कि स्टैच्यू बनाने इज वेस्ट ऑफ मनी, पर किसने बोला वेस्ट ऑफ मनी है? ये स्टैच्यू बनाने के लिए माधवी से उन्होंने रेत खरीदी थी, सैंड खरीदी थी, सीमेंट इसके पास से आया था, स्टील तुम्हारे पास से, मजदूरी तुम लोगों ने करी थी, सबके पास पैसा आया कि नहीं? Where some of the factors which help economies slow come out of the recession and enter the phase of expansion and upturn. उन्होंने सिर्फ एग्जांपल दिया, 1930s के अंदर हुआ था ये, 2-3 साल में उन्होंने रिकवर कर लिया। आईटी बबल, .com बबल, बताऊंगा तुमको किसी दिन इत्मीनान से, शांति से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल और .com बबल roughly covered the period of 1997-2000. During this period, many new internet-based companies were started. The low interest rate in 1998-1999 encouraged the startup internet companies to borrow from the market. Due to rapid growth of internet and seeing vast scope in this area, venture capitalists invested huge amount of money in these companies. Due to the over optimism in the market, the investors were less cautious. There was a great risk in their stock price, and in general it was noticed that the company could cause their stock price to increase by simply adding the word e prefix to their name or .com to its end. This company offered their services or end product for free with the expectation that they could build enough brand awareness to charge profitable rate for their service later. As a result, the company saw high growth rate and type of bubble develop. The growth over the profit mentality, the growth over profits mentality led some company to engage in the lavish internal spending, such as elaborated business facilities. These companies could not sustain long. The collapse of the bubble took place in 1999 to 2001. Many .com companies ran out of the capital and were acquired or liquidated. Nearly half of the .com companies were either shut down or were taken over by other companies. Stock market crashed and slowly the companies began feeling the downturn in the economic activity. कितना बड़ा ज्ञान दिया है उन्होंने। क्या बोला? 1997 के अंदर क्या हुआ? .com कंपनीज आना चालू हुए। जैसे ही इंटरनेट का क्रेज बढ़ने लगा ना, हर कंपनी ने बोला कि अब हम भी ऑनलाइन बिजनेस करना चालू करेंगे। ये चीज के चलते हुए बहुत सारी कंपनीज ने ना खुद को .com कंपनीज में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि हम हमारा प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करेंगे। समझ में आया? तो कोई भी कंपनी ना अपने नाम के आगे .com, नाम के पीछे .com लगा देती थी या तो आगे ई लगा देती थी, तो लोगों को लगता था ये भी एक .com कंपनी है और .com कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। ऐसा इन्वेस्टर्स सोचते थे, वेंचर कैपिटलिस्ट सोचते थे और उन्होंने इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। पर एक्चुअली .com कंपनीज की इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ थी नहीं, यानी कि उनके अंदर कोई कोर वैल्यू नहीं थी। वो सिर्फ नाम लगा रहे थे .com या ई नाम लगा रहे थे और लोगों से ज्यादा पैसा ले रहे थे। चलो ज्यादा पैसा तो ले लिया, लेकिन वो मार्केट में बिजनेस क्रिएट नहीं कर पाए। बिजनेस क्रिएट नहीं करा तो प्रॉफिट नहीं आया, प्रॉफिट नहीं आया तो रिटर्न नहीं दे पाए, रिटर्न नहीं दे पाए तो शेयर का प्राइस गिर गया और नियरली हाफ ऑफ द यूएस इकोनॉमी सब ने लगा दिया था स्टॉक मार्केट में पैसा .com कंपनीज में। वो कंपनीज रिटर्न नहीं दे पाई और कोलैप्स हो गया मार्केट। डिड यू गेट दिस? कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो, तुमसे पूछेंगे नहीं एग्जाम में, बट यू शुड नो व्हाट इज .com बबल। .com बबल ऐसा है कि कुछ .com कंपनी जो अपने नाम के आगे .com लगा देती थी तो लोगों को लगता था इंटरनेट में डील करने वाली है और ये कंपनी का फ्यूचर बहुत भारी होने वाला है। सबने अंधा प्यार दिखा के लगा दिया सारा का सारा पैसा, लेकिन वो कंपनी उतनी ग्रोथ दे नहीं पाई और लोगों को रिटर्न दे नहीं पाई। रिटर्न दे नहीं पाई तो क्या हुआ? स्टॉक का प्राइस गिरना चालू हुआ। तुमने लगाया था स्टॉक में, परचेज किया था 100 रुपए का और तुम्हें 5-10 रुपए बाहर निकल के मिल रहे हैं, तो तुम्हारे जो एंटायर वेल्थ थी सारी की सारी डिस्ट्रक्ट हो गई। अच्छा, अगर समझो पायल है, ठीक है, पायल ने अपना सारा का सारा पैसा लगा दिया स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, तो वो अकेली बर्बाद हो रही है। तो अगर ऐसा केस होता तो अपन नहीं पढ़ते। यहां पे पूरी की पूरी इकोनॉमी ने, मतलब मेजर पॉपुलेशन ने पैसा लगा दिया था और इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। लेट्स से इस क्लास में अकेली एक ही लड़की को प्रॉब्लम हो रही है, पायल को, एसी की, तो मैं एसी बंद करूंगा क्या? नहीं, लेकिन सबको प्रॉब्लम होगी तो करना ही पड़ेगा। तो वैसा ही हुआ, ये एक दो लोगों ने फेस नहीं करा है, पूरी इकोनॉमी ने फेस किया। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस यहां पे बहुत छोटा सा दे रखा है, मैं तुम्हें कभी किसी दिन शांति से डिटेल में समझाऊंगा। The recent global economic crisis owes to the origin of US financial market,
भाई मैं तुमको एक चीज बोलता, ये सारी चीजें छोड़ो, फाइनेंस में अपना करियर बनाओ। कुछ नहीं रखा सीए बनकर नॉर्मल ऑडिट करने में। ये लेक्चर कपिल सर नहीं देखे तो अच्छा है, वो ऑडिट पढ़ाते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर रहा हूं कि तुम्हें फाइनेंस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि फाइनेंस इज द ब्लड। कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस की जरूरत रहती है। सबसे पहला इंडिकेशन मार्केट में इकोनॉमी में स्लो डाउन का आने वाला रहता है तो फाइनेंस को पता रहता है। फाइनेंशियल, तुम फाइनेंस की बात नहीं करो, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाके बैठ के अकाउंटिंग एंट्री पास करो, वो नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं फाइनेंस रियल कैपिटल मार्केट में जाओ यार। तुम लोग अपना करियर बनाओ, उसके अंदर पोर्टफोलियो मैनेजर वगैरह 20-30-40 लाख की सैलरी से स्टार्ट करो। क्या रखा है सीए बनकर 7-8 लाख की सैलरी लेने में? कभी सोचा है फाइनेंस फील्ड एक्सप्लोर करने का? सोचा है तुमने? किसका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है फाइनेंस से तो वो स्टेप लो, आज से ही स्टेप लेनी पड़ेगी। लगे तो अपन इन्वेस्टिंग चालू कर देते हैं। जिसको करना है इन्वेस्ट करो, कोई कंट्रीब्यूट यहां पर, लेकिन सब कोई एक इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट करना। मैं मेरे डीमैट अकाउंट में डालता हूं रोज, अपने इस टाइम पर अपन ट्रेड किया करेंगे। जरूरी नहीं ट्रेड करेंगे पर एटलीस्ट अपन मूवमेंट देखा करेंगे, 10-15 मिनट तो देखा करेंगे। एट द एंड ऑफ क्लास आई लिक्विडेट द मनी, मैं वो निकाल के दे दूंगा तुम लोगों को। रीजन है तुम लोग कितना पैसा दे पाओगे मुझे क्यूमुलेटिवली? 10,000 के ऊपर दे नहीं सकते, उतना तो मैं भी डाल सकता हूं इसके अंदर, पर तुम्हारा पैसा रहेगा ना तो तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। और अगर तुम 100 रुपए से डीमेट अकाउंट स्टार्ट कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, कोई शेयर परचेस नहीं कर पाओगे, पर 10,000 एक बड़ा कैपिटल होता है। समझ में आ रहा है तुमको? ये तुम्हें आज से ही एक्टिविटी स्टार्ट करनी चाहिए। ये जो बड़ा क्राइस हुआ ये फाइनेंशियल मार्केट के कारण हुआ था, यानी फाइनेंशियल मार्केट इज सो स्ट्रांग, सो इंपॉर्टेंट कि वहां पर अगर तकलीफ हो गई बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ये डेट सिक्योरिटाइजेशन के केस से हुआ था, यहां पर इन्होंने बताया नहीं है डिटेल में क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बर्स्ट ऑफ 2000, द यूएस इकोनॉमी वेंट इनटू रिसेशन। इन ऑर्डर टू टेक द इकोनॉमी आउट ऑफ द रिसेशन, द यूएस फेडरल रिजर्व reduced the interest rate. This lead to large liquidity or money supply with the bank. The low interest rate credit become cheaper in the household even with low credit worthiness began to buy houses in increasing number. छोड़ो ये, अब इतना पढ़ ही रहे तो मैं बता देता हूं क्या हुआ था। सबसे पहले ना फाइनेंशियल मार्केट के पास ना पैसा, लिक्विडिटी कम हो रही थी, ठीक है। तो ऐसे समय वहां के फेडरल रिजर्व यानी कि यूएस का आरबीआई एक तरह से समझो तुम, वहां का जो फेडरल बैंक है उसने अपना पैसा निकाला और बैंकिंग सेक्टर को देना चालू किया कि तू ले पैसा और लोगों में बांट ताकि ये लोग इन्वेस्ट करना चालू करें। समझ रहे? ऐसा फोकट में तो बांटेंगे नहीं, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना चालू कर। मैं बैंक हूं, मेरे पास पैसा नहीं था, सुनो, मेरे पास पैसा नहीं था तो मैं इकोनॉमी को पैसा नहीं दे पा रहा था। इकोनॉमी को अगर मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा तो इकोनॉमी रिवाइव कैसे करेगी? तो रिजर्व यानी कि पप्पा बैंक ने क्या किया, पैसा सारा ट्रांसफर किया मुझे, सारे बैंक्स को, और बोला दे तू लोगों को भी पैसा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। लोगों ने क्या किया, लोगों ने लो रेट ऑफ इंटरेस्ट सुनते से ही घर परचेस करना चालू कर दिया। अब सुनो, अब ये स्टोरी थोड़ी सी लंबी जाएगी। उन्होंने घर परचेस करना चालू कर दिया, लेकिन किसने घर परचेस किया? सबसे पहले जिसकी क्रेडिट वर्दीनेस थी, यानी अच्छे लोग, मेरे जैसे लोगों ने घर परचेस करना चालू कर दिया जो सिक्योरिटी दे सकते थे। बैंक ने क्या किया? बैंक ने मुझको दिया पैसा, मेरे को बोला तू घर खरीद ले, तेरे घर के डॉक्यूमेंट मेरे पास रख दे। बराबर है? ये चीज चलती रही, और ये चीज के चलते हुए ना बहुत ज्यादा क्रेडिट वर्दीनेस वाले जो लोग थे ना सब मोटिवेटेड हो गए कि हमको भी घर चाहिए, हमको भी घर चाहिए। और इस तरीके से बैंक का जो फंक्शन से बढ़ रहा था। लेकिन बैंक के पास भी एक पैसे की लिमिट रहती है, मानते हो कि नहीं? बैंक के पास पैसे की लिमिट रहती है। बैंक चाहती थी और लोगों को पैसा दिया जाए, लेकिन बैंक के पास पैसा नहीं था। ऐसे समय आया फाइनेंशियल मार्केट। बैंक और फाइनेंशियल मार्केट अभी तुम समझो अलग है। यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आई, उसने क्या बोला? उसने बोला लोगों को कि एक काम करो, तुम मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें रिटर्न दूंगा। तुम मुझको पैसा दो, मैं तुम्हें रिटर्न दूंगा। समझ में आ रहा है? सिंपल कॉन्सेप्ट है। या आना है यहां पे 2-3 वॉलंटियर्स को, फिर समझ सके अपन। आना है किसी को? हाँ, कोई किसी को बैंक बनना है? आ जाओ, थोड़ा सा विजुअलाइज करवाते। आ जाओ, आजा आजा नमन, आजा तू, आजा रुशान, आजा एक, आजा। और लगेंगे, बैंक हो गया, फाइनेंशियल में आरबीआई, 1-2 लोग यहाँ पे आ जाओ, लगेंगे 1-2। आ जाओ, आज सिर्फ खड़ा ही रहना है, और क्या करना है। ग्रीन कपड़े वाले बस मत आना, ग्रीन और येलो, यहाँ पे सिर्फ खोपड़ी दिखती है तुम्हारी फिर, ठीक है?
उस तरफ चेहरा करके खड़े हो जाओ। और कौन आ जाएगा? और दगड़ू आ जा, दगड़ू, निखिल तू भी आ जा, शर्ट का बटन लगा के ऊपर की। एक मवाली जानी, तेरी कॉलर ही ऐसी है ही मवाली। चल आ जा, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। क्या हो रहा था, मैं था रिजर्व बैंक, मैं क्या करता हूं, मेरे से ना तुम लोगों का दुख नहीं देखा जाता अभिजीत, बिल्कुल दुख नहीं देखा जाता। तुम लोगों के पास पैसे की बहुत ज्यादा कमी है, मुझको दिख रहा है। मेरे पास भर भर के पैसा है और मैं चाहता हूं पैसा तुम्हारे तक बांटूं। ये पैसा बांटने का तरीके के लिए मैंने क्या किया, ये बैंक बनाया, रुशान बैंक बनाया, और रुशान को ये पैसा मैंने ट्रांसफर कर दिया और मैंने बोला लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तू लोगों को पैसा पहुंचा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये लोगों को, इधर आ जाओ तुम, ये बेचारी, उधर दिखाओ शक्ल, शरीफ दिख रही है? अरे दिखना चाहिए ना, शक्ल से शरीफ दिख रही है? हाँ है भी शरीफ। ये शरीफ लड़की हाई क्रेडिट वर्दीनेस वाली लड़की आई, इसने बोला लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में, उधर देखो दिखना चाहिए, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में मेरे को पैसा मिल रहा है तो मैं पैसा बोरो करती हूं। और इसने इससे पैसा बोरो करना चालू कर दिया। सारे डॉक्यूमेंट तूने जमा कर दिए इसको? नहीं, इसने तुझको जमा कर दिए, तुमने इसको डॉक्यूमेंट दे दिए और तुमने इसको पैसा दे दिया, तुमने घर परचेस कर लिया, हो गया ट्रांजैक्शन, सिंपल था। जाओ शरीफ लड़की जाओ। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे शरीफ लोग आने लगे और बैंक क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर करके उनको पैसे देने लग गया। नॉर्मल प्रोसीजर, सब ठीक चल रहा था। बैंक के पास पैसा खत्म हो गया, अब इतने लोगों को तू लोन दे देगा तो तेरा पैसा खत्म ही हो जाएगा। पैसा खत्म, ऐसे समय एक दुष्ट इंसान आया, बताओ कौन? नमन। नमन बोलता है मैं, मेरी जेब में 50 रुपए भी नहीं है पर पैसा मैं लाके दूंगा। अब ये कैसे है? इसने बोला कि देखो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इसने लोगों से बात करी, इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही है, एक काम करो, तुम लोगों के पास पैसा है ना, थोड़ा थोड़ा पैसा मुझको दो, मैं अपने पास रखता हूं वो पैसा, और मैं अपने पास रखता हूं वो पैसा, और मेरे को जहां इन्वेस्ट करना मैं करूंगा और तुम्हें एक रिटर्न प्रोवाइड करूंगा। तो तुम लोग बोले ठीक है यार, वैसे भी मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंडिंग का इतना कम है, तो बैंक में अगर मैं एफडी रखूंगा तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। नमन कम से कम 8-10% रिटर्न देने की तो बात कर रहे हैं, तो नमन के पास उन्होंने सारा पैसा उठा के दे दिया, सारी चीजें सही थी। फिर वो बेचारा निखिल, निखिल इधर आ, निखिल एक क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने वाला है, यानी ट्रस्टी है, पूरी क्लास को इस पे भरोसा है, इसने भी A+ बोल दिया कि नमन जैसा सज्जन इंसान कोई नहीं, दे दो इसको पैसा, चले जा तू। ठीक है, अब तेरे पास पैसा आ गया, इस पैसे को तूने क्या किया, पहले मैं पैसा देता था रुशान को, अब तू पैसा देना चालू कर रहा है रुशान को। अब रुशान के पास पैसा बहुत आने लगा, रुशान क्या करेगा इस पैसे का, और लोन देगा लोगों को, लोन देना चालू कर दिया तूने वापस से अपने सिंपल प्रोसीजर से। जैसे ही लोगों को लोन देना चालू किया, तू वहां से इंटरेस्ट कमाने लगा, तूने नमन को दिया पैसा, और नमन ने क्या किया, इन्वेस्टर्स को रिटर्न देना चालू कर दिया। स्टोरी यहां तक समझ में आ रही है? नमन ने अब तक कुछ गलत किया क्या? नहीं, लेकिन नमन का तुमको नेचर मालूम है, लालची। नमन क्या बोलता है, और पैसा रेस करेंगे और पैसा कमाएंगे, और इसने आड़े टेढ़े लोगों से पैसा ले लिया, सबसे पैसा ले लिया, और उसने धीरे से रुशान को भी भ्रष्ट कर दिया। भ्रष्ट कैसे किया उसने? उसने बोला दे ना, जिसको पैसा देना है दे दे, तो उसने ना जो मतलब इधर आ, ऐसे लोगों को भी पैसा देना चालू कर दिया। ऐसा मतलब शरीफ ही है बेचारा, लेकिन एग्जाम्पल ले रहा है, ऐसे लोगों को भी पैसा देना चालू कर दिया। जा, ऐसे लोगों को पैसा चला गया। अब इसके मन में देखो खोट था, ये तो पैसा देना चाहता ही नहीं था, ठीक है, लेकिन मेरे को एक बात बता, तूने उसको पैसा तो दे दिया, लेकिन अगर वो डिफॉल्ट करता तो तू कैसे रिकवरी करता? सिक्योरिटी के नाम पे उसने घर दे रखा है, तो तू उसका घर ले लेता। ठीक है, तो ये भी प्रोसीजर सिंपल था, बैंक को भी लगा अगर किसी ने डिफॉल्ट किया तो मैं उसका घर बेच दूंगा। यहां तक प्रोसीजर क्लियर हुआ सारा। अब देखो प्रॉब्लम कहां शुरू हुई। जितने क्रेडिट वर्दीनेस वाले लोग थे, इधर आओ, फ्रेम के अंदर आओ, जितने क्रेडिट वर्दीनेस वाले लोग थे उनको तो घर मिल गया, वो पैसा दे भी रहे थे, लेकिन जिनके पास क्रेडिट वर्दीनेस नहीं थी उनके पास भी घर आ गया, उनको भी लोन दे दिया। अब उन्होंने चालू करना कर दिया डिफॉल्ट। जैसे ही उन्होंने डिफॉल्ट किया, इसके पास पैसा आया नहीं, ये इसको पैसा लौटा नहीं पाया, और ये मार्केट को, जिसने बहुत भयंकर अमाउंट में पैसा उठाया था मार्केट से, उन लोगों को रिटर्न नहीं दे पाया, उनका पैसा डूबना चालू हुआ। नमन ने इसको बोला कि भाई तू पैसा क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो इसने बोला कि दगड़ू पैसा नहीं पहुंचाता है मुझे, फिर तो दगड़ू का घर बेच दे, यही ऑप्शन था।
तो दगड़ू का घर जब बेचने गए मार्केट में तो पता चला ऑलरेडी इतना लो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो सबने घर परचेस करके रख लिए थे। अब घर की भी डिमांड नहीं, यानी कि जो उससे सिक्योरिटी परचेस करी थी, जो सिक्योरिटी थी कि अगर ये पैसा नहीं देगा तो मैं घर लेके घर बेच दूंगा, उस घर की वैल्यू ही नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि तुम सब लोगों के पास ऑलरेडी घर है और ये बबल बस्ट हो गया। ऐसे समय क्या हुआ? ऐसे समय इसके पास पैसा आया नहीं, ये घर बेचकर पैसा रिकवर कर नहीं पाया, इसको पैसा लौटा नहीं पाया। इन्वेस्टर जिन्होंने अपनी पूरी सारी कमाई लगा दी थी, उनका पैसा भी चला गया सारा। तो गवर्नमेंट ने अपनी जेब से पैसे दिए फिर इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। ये हुआ था 2008 2009। इसमें सबसे ज्यादा बड़ा आरोपी कौन था तुम बताओ? नमन था, वो जो निखिल था वो था। उसने गलत सर्टिफिकेशन दे दिया, गलत रेटिंग देना चालू कर दिया, और बैंक की भी गलती थी। ये शरीफ थोड़ी है, गलती इसकी भी थी। इसने भी आड़े टेढ़े चोर चमारों को भी लोन देना चालू कर दिया। समझ में आ रहा है क्या तुमको? तो ये प्रॉब्लम हुआ था। अब यहां पर वो उन्होंने अपने ड्राफ्टिंग में लिखा होगा, तुम पढ़ लेना। चलो भाई, क्या काय बास थांबा, 1 वाजेपर्यंत शिकवणार आहे। काल मला घेऊ दिला होता का तुम्ही लेक्चर? हा, 1 वाजले, घड्याळ आहे माझ्याकडे इथं। काय आहे? काय मागे आहे? 12:50, 1:30 बजे है तुम्हारा नेक्स्ट वाला लेक्चर जो भी है। 1:30 बजे से नेक्स्ट लेक्चर है, तो 1 से 1:30 ब्रेक होगा और 1 को 10 मिनट कम है, जिसमें से 1 मिनट तुमने मेरा वेस्ट कर दिया। सो अभी भी 10 मिनट बाकी हैं। कल तो लेने नहीं दिया था तुमने फिर। अच्छा, ये जो अपन ने पाठ पढ़ा ना पिछले आधे घंटे में, ये रेलेवेंट नहीं था। मैंने पहले ही बोला था, ये तो सिर्फ तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा था। वो देखो, उसका शरीर ने आत्मा छोड़ दी। अब ये जो पॉइंट है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, 3 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं गाड़ी में। कितने टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं? यहां 3 है, पर ये वो इंडिकेटर नहीं है, दूसरे इंडिकेटर है। इंडिकेटर से याद है, लड़कियां गाड़ियां बड़ी अजीब चलाती है। मतलब 2 टायर और 2 पैरों का यूज करके पूरा। कौन रो रहा है? ठीक है, कार का इतना मालूम नहीं। हाँ ना, कल की बात है, एक कार में एक लड़की बैठी थी, है ना, हाथ में मोबाइल। अब सर, आपका ध्यान उस कार वाली लड़की पर क्यों था? आप तो सीधा गाड़ी चलाओ ना। हुआ क्या, स्वारगेट के पास ये गड्ढे भर चुके हैं पानी से। वो बावली मोबाइल पर थी और धाड़ से गड्ढे में गाड़ी डाली, और मैं पूरा ऐसे भीग गया यहाँ पे, पूरा का पूरा कुत्ता। अब मन तो था गाली दे दूं, ऐसा पलट के देखा गाली देने के लिए, तो 2 चीजें हुई। पहले तो लड़की थी, वो गाली दे नहीं सकता था। दूसरी चीज, काज भी बंद था, गाली दे नहीं पाया। हाँ, नहीं, इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। अच्छी दिख रही थी, खराब दिख रही थी, नहीं। अगर गुस्सा आता है तो फिर अच्छी दिखे बुरी दिखे मैं तो सुना ही देता हूं। लेकिन फिर फेमिनिस्ट बन जाती है लड़कियां, फिर 10 लड़के और घेर के खड़े, क्या हुआ दीदी? दीदी नहीं कोई बोलेगा, क्या हुआ मैडम, आपको किसी ने तंग किया? मैं बेचारा सज्जन इंसान पिट पिटा जाता फालतू में, और दुनिया बोलती तेरी गलती है, तू 1993 में पैदा ही क्यों हुआ, तेरी गलती है। अगर 1 साल बाद पैदा होता तो आज थोड़ी इस रास्ते से गुजर रहा होता। देखो, तुम लड़के कितने ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हो। एक अनजान लड़की को जरा सी भी प्रॉब्लम हो जाए, और लड़के की टांग भी टूटे, बेचारे लंगड़ी टांग लेकर जा रहे हैं, साले बहने दे, खून बहने दे इसका। टांग तो होती है टूटने के लिए, काय को घर के बाहर लेकर चलते हो तुम? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। कहां से कहां पहुंच जाते हैं अपन? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। पहला है लीडिंग इंडिकेटर, दूसरा है लैगिंग, और तीसरा है कंकरेंट। क्या होता है इनका मतलब? लीडिंग मतलब क्या होता है? रेस में लीड करना मतलब क्या होता है? आगे रहना। लैग करना मतलब पीछे रहना। कंकरेंट मतलब साथ में रहना। ठीक है, लीडिंग इंडिकेटर का मतलब वो होता है ऐसे इंडिकेटर जो डिप्रेशन आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, एक्सपांशन आ रहा है, या पीक आ रहा है, जो आ रहा है यानी कि आने वाला है, उसको पहले ही प्रेडिक्ट कर ले। कुछ ऐसे साइंस, कुछ ऐसे सिग्नल्स जो पहले ही इकोनॉमी को प्रेडिक्ट कर सकें, उसको बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। समझ में आया?
जैसे कि अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्लो डाउन आया, ये एक लीडिंग इंडिकेटर है कि इकोनॉमिक डिप्रेशन आने वाला है। समझ रहा है तुमको? तो कुछ होते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स, कुछ होते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स, यानी कि इंसिडेंट हो गया, खत्म हो गया पास्ट में, अब उसका एनालिसिस करते बैठ रहे अपन, उसको बोलेंगे लैगिंग इंडिकेटर्स। तो जनरली लैगिंग इंडिकेटर्स बहुत सारे मिलते हैं। नेक्स्ट है कंकरेंट इंडिकेटर, यानी इकोनॉमी में एक्टिविटी हो रही है प्रेरणा, और हमें साथ साथ समझ में आ रहा है कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। समझ में? लीडिंग, लैगिंग एंड कंकरेंट, तीन चीजें समझ में? कोई डाउट? लीडिंग यानी कि पहले से इंडिकेशन हो जाए कि इकोनॉमी में क्या होने वाला है, लैगिंग यानी कि हो जाने के बाद पता चले, और कंकरेंट मतलब साथ साथ पे। समझ में? वैसे इस पे एग्जांपल्स थे मेरे कुछ, लेकिन अब नहीं दूंगा। लीडिंग इंडिकेटर, it is measurable economic factor that changes before the economy start to follow a particular pattern। कुछ ऐसा चेंज जो मेरे को पहले ही देखने को मिल जाए। इकोनॉमी में डिप्रेशन आया नहीं अब तक, लेकिन ये चेंज देखकर समझ में आ जाता है कि डिप्रेशन आने वाला है। तो जनरली लीडिंग इंडिकेटर्स रीड करना इकोनॉमिस्ट के हाथ में रहता है, हमें नहीं समझ में आता है, हम लैगिंग यूज करते हैं। हो गया इंसिडेंट और हम पढ़ते हैं उसको बाद में कि अच्छा ऐसे हुआ क्या, और इकोनॉमिस्ट पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं, उनको ज्यादा नॉलेज है ना। जो तुम इकोनॉमी को ऐसा नॉर्मल समझते हो ना, इकोनॉमिक सब्जेक्ट को इतना नॉर्मल समझते हो, ऐसा नहीं है, तुम्हारी कंट्री चला रहा है ये सब्जेक्ट। हाँ क्या? हाँ इकोनॉमिक्स, मैं तो बोलता पॉलिटिकल साइंस भी होना चाहिए था अपने को। हाँ होना चाहिए था, मैं पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं, सब्जेक्ट होना चाहिए था, मैंने बोला। अंडरलाइन द वर्ड economic factor that changes before the economy start to follow a particular pattern or trend. It represent variable that changes before the real output changes। चेंज होने से पहले ही पता चल जाए। यानी कि कई बार तुमको फोन आता है किसी का, तुम फोन देखते से ही समझ जाते हो कि इसके अंदर क्या बात करने वाला है, क्या बात करने वाली, तुमको मालूम रहता है ना, क्योंकि अपने को अपने किए हुए कांड मालूम रहते हैं। अब मम्मी का फोन या पापा का फोन सडनली उस टाइम पे आ रहा है जिस टाइम अपन कोई कांड कर रहे हैं, तो अपने को समझ जाता है मम्मी पापा को ये चीज पता चल गई। ये होते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स, यानी कि तूफान के आने से पहले वाला ये जो रहता है ना, शांति, शांति, शांति में की क्रांति होती है। ये मोबाइल पर यहाँ पे मॉम दिखता है, तुमको समझ जाता है कांड पता चल गया, भाई ने बता दिया, बहन ने बता दिया। एग्जाम्पल, चेंज इन द स्टॉक प्राइस, स्टॉक के प्राइस कंटिन्यूअसली गिरते जा रहे हैं, क्या इंडिकेशन है इसका? क्या इंडिकेशन है स्टॉक प्राइस गिरने का? मार्केट गिरने वाला है, बढ़ने वाला है? गिरने वाला है। क्यों? अरे स्टॉक का प्राइस इसलिए गिर रहा है क्योंकि स्टॉक का सप्लाई यानी सेलिंग ज्यादा हो गया, बाइंग कम हो रहा है, लोग खरीद कम रहे हैं, सेलर ज्यादा हो गए। सेल क्यों कर रहा है? उसके पास पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास जॉब नहीं है। जॉब क्यों नहीं है? इंडस्ट्री बंद हुई। इंडस्ट्री बंद हो गई है, इसका मतलब यह है कि डिप्रेशन आने वाला है। इसे रीड कर सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन एंड प्रॉफिट इंडाइसेस लाइक हाउसिंग, interest rate and prices etc are generally seen as a precursor of upturn और downturn। यानी कि इनको देखकर समझ में आ सकता है कि इकोनॉमी ने कौन सा टर्न लिया है। द वैल्यू ऑफ न्यू, अच्छा ये और एग्जांपल है, द वैल्यू ऑफ न्यू ऑर्डर्स ऑफ द कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, बिल्डिंग परमिट्स फॉर प्राइवेट हाउसेस, फ्रैक्शन ऑफ कंपनीज रिपोर्टिंग स्लोअर डिलीवरीज, इंडेक्स ऑफ consumer confidence and money growth rate are also used for tracking and forecasting the change in business cycle। इसके demerits देख लेते हैं। लीडिंग इंडिकेटर दो widely used for predicting the economy, not always accurate। पहला क्या ड्रॉबैक है इसका कि एक्यूरेट नहीं होता है। The expert disagree on the timing of this leading indicator। यानी कि लीडिंग इंडिकेटर तो है, समझ में आ रहा है कि डिप्रेशन आने वाला, पर कब आने वाला ये नहीं पता चलता। अच्छा दो ड्रॉबैक बोले उन्होंने, जो तुमने इंडिकेशन लिया वो सही है या गलत है इसकी कोई गारंटी नहीं, कोई एक्यूरेसी नहीं है, और तुमने प्रेडिक्ट भी कर लिया कि डिप्रेशन आने वाला है, लेकिन कब आने वाला है ये भी बता नहीं सकते। तो टाइमिंग का इशू और एक्यूरेसी का इशू साइड में लिख दो, इतना रीड करने की भी नहीं जरूरत पड़ेगी। TIMING, टाइमिंग। रीसेंट बबल हो गया, आज के लिए इतना ही। मैं तुम पैक करना है तो करो, लेकिन मैं एक रीसेंट एग्जांपल देने वाला हूं। इन अर्ली 2018, जनवरी 2018, डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था? 2016, तारीख 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुआ। क्या हुआ इसके कारण?
इसके कारण लोगों का जो ब्लैक मनी था, अब उन्होंने जो पुराना ब्लैक मनी उसके बारे में छोड़ो, नया जितना भी पैसा है ना, उन्होंने सोचा बैंकिंग चैनल में ही रखा जाए। वापस सुनो, छोड़ो बैक मत करो, रुको। उन्होंने क्या सोचा, सारा का सारा पैसा बैंकिंग चैनल में ही रखा जाए। समझ में आ रहा है? डीमोनेटाइजेशन, यानी कि कैश की क्रंचेस आने लगे थे, तो लोगों ने सोचा जितना पैसा है बैंक में ही रखा जाए, ट्रांजेक्शन करना है बैंक्स के थ्रू ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज समझ में ऐसा हुआ। तो लोगों ने क्या किया, जब ये नवंबर में एक्टिविटी हुई ना, मार्च आया, मार्च में टैक्स प्लानिंग के लिए टैक्स प्लानिंग वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं, मालूम है तुमको? म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, अभी पैसा कैश में रखना तो ठीक नहीं है, तो एडवाइजर्स ने बोलना चालू किया कि आप इन्वेस्ट करना चालू करो, क्योंकि पैसा बैंक में रहने देने से बेटर है कि आप इसको कहीं इन्वेस्ट करो ताकि ये ग्रो करे। समझ में आ रहा है? डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे लोगों ने कैश को रखना कम करना चालू कर दिया। तुम लोग भी देखो कैश नहीं रखते हो आजकल ज्यादा। तुम्हें मालूम है जितने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इनोवेशन है, तुम कभी भी लिक्विडिटी परचेज कर सकते हो, यानी कि तुम पैसे को कभी भी लिक्विडेट कर सकते हो। तो तुमने क्या करा, फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से सारा का सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया। अब म्यूचुअल फंड होता क्या है, बेसिकली म्यूचुअल फंड एक एडवाइजरी कंपनी रहती है जो क्या करती है, मल्टीपल सिक्योरिटीज में पैसा डालती है तुम्हारे बिहाफ पर, क्योंकि तुम्हें सिक्योरिटी मार्केट का नॉलेज नहीं है कि कौन सी कंपनी का शेयर अच्छा है, कौन सी कंपनी का शेयर खराब है। तो मार्च के अंदर टैक्स प्लानिंग के लिए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 लोगों ने बहुत पैसा म्यूचुअल फंड में डालना चालू कर दिया। बाय 31 मार्च म्यूचुअल फंड के पास भयंकर पैसा आ गया, तुम इमेजिन नहीं कर सकते इतना ज्यादा पैसा आ गया। ये पैसे पे मेरे को रिटर्न प्रोवाइड करना है तुमको, तभी तो तुमने इन्वेस्ट किया मुझ में। अच्छा, रिटर्न प्रोवाइड करने के लिए मुझे से कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि नहीं इन्वेस्ट? तो मैंने इन्वेस्ट करना चालू कर दिया हर कंपनी के अंदर। जिस कंपनी की औकात नहीं थी उस कंपनी में भी इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। हुआ क्या देखो, मैंने जैसे ही डिमांड क्रिएट करी, मैंने जैसे ही इन्वेस्ट करा उस कंपनी में, लेट्स से रिलायंस के अंदर बहुत ज्यादा बाइंग करना चालू किया मैंने शेयर का। मैंने शेयर बाय करना चालू किया, यानी मैंने डिमांड क्रिएट करी, मार्केट में सप्लाई नहीं था, प्राइस बढ़ गया। लोगों को लगा अरे वाह, डिमोनेटाइजेशन से प्राइस बढ़ रहा है शेयर का, तो उन्होंने और म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, और पैसा डालते गए। उसके कारण क्या हुआ, म्यूचुअल फंड के पास और पैसा आया, उसने और उन कंपनी में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। भयंकर डिमांड रेस कर दी उस शेयर की, पर्टिकुलर शेयर्स की। जिस शेयर की औकात नहीं थी, आर्टिफिशियली उसका प्राइस बढ़ गया। और ये कब तक चलता, कंपनी का रिटर्न देने का टाइम आया, कंपनी रिटर्न नहीं दे पाई। कंपनी का रिटर्न जो म्यूचुअल फंड को मिलना था वो म्यूचुअल फंड को मिल नहीं पाया, इसने लोगों को रिटर्न देना बंद कर दिया। जैसे ही रिटर्न देना बंद करा, लोगों का कॉन्फिडेंस चला गया म्यूचुअल फंड से। उन्होंने क्या किया, म्यूचुअल फंड सेल करना चालू कर दिया। जैसे ही म्यूचुअल फंड सेल हुए कम रेट पर, अब मैं जो म्यूचुअल फंड हाउस था, मुझको ये शेयर सेल करने पड़ेंगे कंपनी को, और कंपनी में सप्लाई ज्यादा हो गया और शेयर अपनी ओरिजिनल इंट्रिंसिक वैल्यू पे आ गया। यानी कि जिसकी वैल्यू थी 100, आर्टिफिशियल डिमांड के कारण 200 क्रिएट हो गई, और लोगों ने 200 के रेट पे बाइंग कर ली। अब धीरे से वो शेयर वापस 100 पे आ गया और लोगों का पैसा डूब गया, जिसके अंदर मैंने भी बहुत मेजर लॉस सहन करा है। मिड कैप में जनरल ये प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि मिड कैप समझता है, मीडियम कैपिटल वाली जो कंपनीज रहती है ना, उसके अंदर शेयर का प्राइस मैनिपुलेट करना आसान है, शेयर का प्राइस कम ज्यादा करना आसान है। लार्ज कैप लाइक रिलायंस, टाटा में पॉसिबल नहीं है। तो सारा का सारा मूवमेंट आया मिड कैप में, और मिड कैप कोलैप्स हो गई, मैनेज नहीं कर पाई। तो ये रीजन था 2018 के स्टार्ट में। तुम सेंसेक्स निफ्टी के चार्ट देखना, सारे के सारे चार्ट नीचे गिरे, जनवरी तक बहुत बढ़ रहे थे, और वन फाइन डे, एक दिन ऐसा आया कि शेयर ने जो यू टर्न मारा, रिकवर नहीं कर पाए 6 महीने तक। उसके बाद उन्होंने नॉर्मल ग्रोथ उनकी फेस करी। ठीक है, तो ये मैंने कंप्लीट करवा दिया। कल लैगिंग वगैरह करवा के चैप्टर तो हो जाएगा। चलो दैट्स इट। ओए झुक रहे नीचे, बाय भी नहीं बोलने दे रहा। बाय बच्चों।